प्रिय श्रोताओं, पिछली मर्तबा हमने कोर्ट के अंदर में किसी मामले की जब शुरुआत होती है तो समन्स जारी करके प्रतिपक्ष को कोर्ट में बुला लिया जाता है। जिस आदमी ने कोर्ट में केस दाखिल किया है वो तो स्वयं उपस्थित होगा, लेकिन उसका जो प्रतिस्पर्धी है उसको इस बात की जानकारी देना आवश्यक होता है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ कोर्ट में कोई मामला दर्ज हो गया है और अपनी सफाई पेश करने के लिए तुम कोर्ट में चले आओ। ये जो कोर्ट का न्योता है इसे हम समन्स कहते हैं, जैसा कि हमने विस्तृत रूप से पिछली मर्तबा बतलाया। श्रोताओं, आपने बार बार ये बात सुनी है कि कोर्ट में आए दिन केसेस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और हमारे आम नागरिकों की तरफ से इस बात को लेकर बार बार चिंता व्यक्त की जाती है कि हज़ारों और लाखों की संख्या में कोर्ट के अंदर में केसेस प्रलंबित हैं और इनका फ़ैसला कब होगा। और यही वजह है कि ऑफ लेट ये देखा गया है कि लोग अपने मामलात को कोर्ट में ले जाने से कहीं हिचक रहे हैं। हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि आपके मैटर्स को डिसाइड करने के लिए, आपके मैटर्स को सेटल करने के लिए कोर्ट के अलावा दूसरे माध्यम भी कायदे के अंदर में मौजूद हैं। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर में एक अमेंडमेंट के द्वारा, और ये अमेंडमेंट 1 जुलाई 2002 को इफ़ेक्ट में आया, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट्स रिड्रेसल के लिए कुछ फोरम्स हैं जो बनाए गए। ये महसूस करते हुए कि अकेला कोर्ट ही पेंडिंग मामलात को और आने वाले नए मामलों को न्यायनीत करने के अंदर में बहुत सा समय लेगा और लोगों के अंदर में कभी इस बात को इनकरेज करने की ज़रूरत है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने मामले को कोर्ट के माध्यम से ही न्यायनीत करवा लें। आपके मामले को सेटल करने के लिए या आपके मामले को डिसाइड करने के लिए कोर्ट के अलावा दूसरे फोरम्स भी हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ जिसका हम यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा विस्तृत रूप से जिसकी जानकारी देना चाहेंगे उसे हमारे यहाँ मीडिएशन कहते हैं। मीडिएशन के लिए हिंदी का जो शब्द हमने गूगल पर तलाशा तो हमें मध्यस्थता इस प्रकार का शब्द मिला। आसान सी बात है, दो लोगों के बीच में झगड़ा है, वो दोनों अपना झगड़ा स्वयं जो है सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब किसी मध्यस्थ की ज़रूरत होती है, हम कहते हैं मीडिएटर। तो ये मीडिएटर अपने आप में मध्यस्थता करता है, दोनों पक्षों को मामले की ऊंच नीच समझाता है, दोनों पक्षों को कहीं ये भी समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम कोर्ट में चले गए तो तुम्हारे मामले को न्यायनिर्णीत होने में कितना सारा समय लगेगा। कहीं उन्हें ये भी बताता है कि एक कोर्ट का निर्णय अपने आप में अंतिम नहीं होता, किसी कोर्ट के निर्णय के ख़िलाफ़ में अपीलीय अदालत में, अपीलेट कोर्ट के अंदर में जाकर के अपील दाखिल किया जा सकता है। और हमारे यहाँ चूँकि एक हायरार्की ऑफ कोर्ट है, इसलिए मामला एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे से तीसरे कोर्ट में यूँ कह लीजिए कि चलता ही रहता है। फिर उसके बाद में निर्णय क्या आएगा, इस बात को लेकर अनिश्चितता है। अगर मेरे हक़ में निर्णय आ गया तो मेरा प्रतिस्पर्धी अपील में जा सकता है, मेरे ख़िलाफ़ निर्णय आ गया तो मैं भी अपील कर सकता हूँ। तो हम कितने सालों तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोर्ट के अंदर में लड़ते रहेंगे। ख़ास करके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर में तो मेरा ये मानना है कि पार्टीज़ जितनी जल्दी अपने वैवाहिक मामले को आपस में मिलकर सुलझा लें, ये सबसे बेहतरीन उपाय हो सकता है। मैंने कई एक मामले ऐसे देखे हैं जबकि पति पत्नी एक ऐसे समय में कोर्ट में आए जब उनके बाल काले थे और जब कोर्ट से उनका अंतिम निर्णय हुआ तब तक उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। तो ये अपने आप में एक सैड कमेंट्री है और ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्ट इस बात को महसूस नहीं कर रहा है, महसूस कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस प्रोसीजर कोड से हम जुड़े हुए हैं वो प्रोसीजर कोड अपने आप में ऐसा है कि जब तक कि हम दोनों बाजुओं को अपनी बाजू रखने का पर्याप्त रूप से अवसर नहीं दे देते तब तक नैसर्गिक न्याय के जो तत्व हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हम जानते हैं कि बहुत सारा समय निकल जाता है। फिर ये भी जान लीजिए कि कोर्ट में सिर्फ आप ही का तो मामला नहीं है। कोर्ट का अगर आप डेली बोर्ड देखेंगे, कोर्ट के अंदर में जो मामलात की फहरिस्त बनती है, जो सूची बनती है, उस पर अगर आप एक निगाह डालें तो पता चलता है कि एक कोर्ट में एक दिन में
कल्याण की ही अगर मैं मिसाल आपको दे दूं तो 50 से लेकर के 100 मामले होते हैं। एक न्यायिक अधिकारी के लिए 100 मैटर्स को एक दिन में हैंडल करना पॉसिबल है क्या? फिर टाइम कंस्ट्रेंट है। आप देखिए 11 बजे से लेकर के 5:30 बजे का समय है, इसके बीच में आध पौन घंटे की छुट्टी है, फिर उसके बाद में एक लंबा सा प्रोसीजर कोड है, फिर इसी तरह से नए मामले हैं, पुराने मामले हैं, और भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है जो कोर्ट को करने पड़ते हैं। तो इसमें समय तो लगता ही है। आप देखिए इसके लिए अब होशियारी इसमें है कि हम सीपीसी के अंदर में, सिविल प्रोसीजर कोड में, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंदर में डिस्बर्सल ऑफ जस्टिस के, यूँ कह लीजिए कि आपके मामले को सुलझाने के लिए जो दूसरे विकल्प सजेस्ट किए गए हैं उनको अपनाएं। मध्यस्थता अपने आप में एक विकल्प है आपके मामले को सुलझाने का। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मध्यस्थ आपको कोर्ट के अंदर में आपके मामले को न्याय निर्णीत करने में समय लगेगा, अनिश्चितता बनी रहेगी, हायरार्की ऑफ कोर्ट है, और फिर उसके बाद में अंतिम निर्णय क्या होगा इस बात को लेकर के निश्चित स्वरूप में, निश्चित रूप से कोई बात नहीं की जा सकती। तो इन सारी बातों को देखते हुए दीवानी मामलों के अंदर में, वैवाहिक मामलों के अंदर में, जहां आप दोनों मिलकर के अपने मामले को नहीं सुलझा पाते, किसी भले आदमी को मध्यस्थ के तौर पर आप कबूल कर लें। और आज तो हमारे कोर्ट के जजेस भी सप्ताह में एक दिन मध्यस्थता करने के लिए अपना वक्त निकाल लेते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि पार्टीज़ को मामले की ऊंच नीच बतला कर, कुछ ले और कुछ देकर मामले को सुलझा लिया जाए। और इसमें आपका बहुत सारा समय, इसमें आपकी बहुत सारी एनर्जी, इसमें आपका बहुत सारा रुपया पैसा बच जाता है। अंदाज़ा कीजिए इस बात का कि अगर मध्यस्थ के माध्यम से अगर आपका मामला सुलझ भी जाता है और कुछ कम पर आपको राज़ी होने के लिए कहा जाता है, तो इसमें आपका कोई विशेष नुकसान नहीं है। आप इस बात का भी तो अंदाज़ा कीजिए कि कोर्ट के माध्यम से हो सकता है आपको 19 की बजाय 20 मिल जाते, लेकिन ये 20 मिलवाने के चक्कर में आपका टाइम निकल रहा है, आपकी एनर्जीज़ जा रही है, और कोर्ट के चक्कर आपको लगाने पड़ रहे हैं, आपको मेंटल और फिज़िकल एगनी भी बेयर करना पड़ रहा है। अगर समझ लीजिए 2 रिश्तेदारों के बीच में मामला है, तब तो वो रिश्तेदारी जो पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती है वो भी दांव पर लगी हुई है। मध्यस्थता करने के कारण से कहीं ये भी होता है कि रिश्ते की मिठास अपनी जगह बनी रहती है और मामला जो है एक विन विन सिचुएशन के अंदर में अंतिम स्वरूप अख्तियार कर लेता है। तो मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और ऐसे में हम चाहेंगे कि हमारे समाज के वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो लोगों पर अपना असर रखते हैं, ये आगे आएँ और लोगों के मामलात को कोर्ट में सालों गिनती पड़े रहने की बजाय वो आगे बढ़ कर के दोनों पार्टीज़ के दरमियान में सुलह सफाई करके कोई ऐसा मामले का हल निकालें जिससे दोनों एक दर्जे में संतुष्ट हों। और ये हुआ है। आप देखिए मध्यस्थता के माध्यम से बहुत सालों तक कोर्ट में पेंडिंग रहे मामलात न्याय निर्णीत तो नहीं हुए, लेकिन अंतिम स्वरूप उन्होंने अख्तियार ज़रूर कर लिया। तो मध्यस्थता अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और इसके अंदर में हमारे सोसाइटी के जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। लोक न्यायालय के माध्यम से भी कई एक मामले न्याय निर्णीत हो रहे हैं, और अगर न्याय निर्णीत नहीं हो रहे हैं तो कम से कम दोनों पार्टीज़ के कंसेंट से उनके मामले को सॉल्व किया जा रहा है। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट्स रिड्रेसल के जो फोराज इस वक्त अवेलेबल हैं उनको अख्तियार करके हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रदीर्घ काल तक हमारे मामले को कोर्ट की जीनत बनाने की बजाय हम लोग एक लिमिटेड टाइम के अंदर में अपने मामले को सुलझा लें। इस उपलक्ष्य में और भी जानकारी एक और वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहेंगे, और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट्स के मध्यस्थता, लोक न्यायालय, इसके अलावा और जो दूसरे फोरम्स हैं उनकी भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपके मामलात कोर्ट के अंदर में बरसों गिनती पेंडिंग न रहे, बल्कि एक टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर में आपके मामले का कोई रिज़ल्ट आपके हाथ में आ जाए। उस दिन के लिए हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब न्यायपालिका पर पड़ा हुआ ये जो
लाखों और हज़ारों मामलात का जो बोझ है वो किसी दर्जे में कम हो जाए और एक मरतबा फिर एक ऐसा प्रोसीजर कोड जिसके ज़रिए से एक टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर में लोगों के मामले हल हो सकें, उसके लिए हम भी प्रयत्नशील रहें और हमारे सुनने वाले और समाज के दूसरे घटक भी। इस आशा के साथ में आपसे आज्ञा लेंगे, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात का वादा लेकर। धन्यवाद।